हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब तक हम आवर्त बीजियों में अलैंगिक जन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे आवर्त बीजियों में लैंगिक जन के बारे में। आवर्त बीजियों में लैंगिक जन के लिए हम बात करते हैं कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्प के माध्यम से आवर्त बीजियों में लैंगिक जन संपन्न होता है। पुष्प के अंदर दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रम से पुमंग और जायांग कहते हैं। इनके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है और वो नर युग्मक निषेचन करके संयुक्त होकर बीज और भ्रूण का निर्माण करते हैं और नए पादप का विकास करते हैं। तो आज हम बात करते हैं आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जनन में नर युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है जो कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। निषेचन के दौरान वो संयुक्त होते हैं और जुड़कर भ्रूण और बीज का निर्माण करते हैं। तो ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है और ये युग्मक निषेचन प्रक्रिया द्वारा संयुक्त होकर भ्रूण एवं बीज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम बात करते हैं पादपों के अंदर, जो पादप होते हैं उनके अंदर लैंगिक जननांग के रूप में कौन सा भाग कार्य करता है। देखो, पादपों के दो भाग होते हैं। एक तो होता है कायिक भाग और एक होता है जननिक भाग। जननिक भाग, कायिक भाग के अंदर हम जड़, तना, पत्ती के बारे में बात करते हैं, जबकि जननिक जो भाग होता है उसके अंदर हम बात करते हैं पुष्प, फ्लावर। किसके बारे में बात करते हैं? फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पुष्प होता है इसको डिफाइन करते हैं हम। ये पुष्प पादपों में एक ऐसी संरचना होती है जो कि तने से निर्मित होती है, तने का रूपांतरित होती है। तो पुष्प जिसे फ्लावर बोलते हैं, पुष्प एक रूपांतरित तना या प्रेरोह होता है। क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित मूडिफाइड स्टेम होता है। जब पादपों के अंदर कायिक वृद्धि कंप्लीट हो जाती है तो पादपों में लैंगिक विकास होता है, लैंगिक वृद्धि शुरू होती है। इस दौरान पादपों का जो प्रेरोह है, तना है, वो पुष्प में रूपांतरित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुष्प क्या है? एक रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम है। पुष्प को
लैंगिक जननांग कहा जाता है, लैंगिक जननांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है। पादपों का सेक्सुअल ऑर्गन, कौन से पादपों का? आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक जननांग कहा जाता है। अगर हम पुष्प की संरचना के बारे में बात करें, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, तो पुष्प की संरचना में हम देखते हैं इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है सहायक चक्र, सहायक चक्र, और दूसरा होता है जननिक चक्र। सहायक चक्र और जननिक चक्र, ये सहायक चक्र होते हैं, ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं। ये लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। पुष्प की संरचना बनाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार एक पुष्प की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर विभिन्न पार्ट जो हैं उसके, उनको दर्शाएंगे। एक पुष्प जो होता है, इस प्रकार की संरचना लिए होता है। इस प्रकार की एक संरचना होती है। ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है जिसको हम नामांकित करते हैं। ये पुष्प वृंत है। शाखा से जिस संरचना द्वारा पुष्प जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का ऊपरी जो सिरा होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। तो पुष्पासन के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, अंदर ही अंदर संरचना पाई जाती है, जिसे हम जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। उसके जायांग के बाहर, जस्ट बाहर जो एक संरचना पाई जाती है उसे पुमंग कहते हैं। पुमंग के बाहर पुष्प पत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्रम से हम, सबसे बाहरी जो पत्र होता है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज के जस्ट अंदर वाला जो पत्र होता है, पत्र चक्र होता है, उसे कहते हैं दल पुंज। दल पुंज। कुछ पादपों के अंदर बाह्य दल के बाहर भी एक ग्रीन संरचना पाई जाती है, ग्रीन पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अनुबाह्य दल पुंज। अनुबाह्य दल पुंज, क्या बोलते हैं इसको? अनुबाह्य दल पुंज। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि जो पुष्प होता है उसके निम्न भाग पाए जाते हैं। एक पुष्प वृंत होता है,
जो शाखा से जोड़ता है। पुष्पासन होता है जिस पर पुष्प स्थित होता है। पुष्पासन के ऊपर चक्र पाए जाते हैं। पुष्प पत्रों के सबसे बाहरी जो चक्र होता है उसे अनुबाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके अंदर वाला चक्र होता है उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके जस्ट अंदर वाला जो चक्र होता है उसे दलपुंज कहते हैं। उसके अंदर वाला जो चक्र होता है उसे पुमंग कहते हैं। और सबसे अंदर जो पार्ट होता है, जब सबसे अंदर वाला जो चक्र होता है, भाग होता है, उसे कहते हैं जायांग। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो तो पार्ट है हमारे पास पुष्प के, ये मुख्य भाग हैं, मुख्य भाग हैं और जननांग के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? जननांग के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने अभी बताया आपको कि पुष्प जो होता है, पुष्प जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक तो सहायक चक्र, सहायक चक्र, और दूसरा है मुख्य चक्र। दूसरा क्या है? मुख्य चक्र या मुख्य भाग। सहायक चक्र के अंदर हम अनुबाह्य दल, अनुबाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन नामों से इनको जानते हैं हम। अनुबाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अनुबाह्य दलपुंज अनुबाह्य दलों से बना होता है। अनुबाह्य दल, ठीक। बाह्य दलपुंज बाह्य दल से बना होता है, मतलब एक से अधिक क्या पाए जाते हैं पुंज के अंदर? एक इकाई पाई जाती है। जैसे अनुबाह्य दल पुंज के बारे में बात करते हैं, एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? अनुबाह्य दल पाए जाते हैं। अगर बाह्य दल पुंज के बारे में बात करते हैं तो एक से अधिक बाह्य दल पाए जाते हैं। अगर दल पुंज की बारे में बात करते हो तो ये एक से अधिक क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? दल। क्या पाए जाते हैं? दल। एक और ख़ास बात है, ये जो ऑलवेज कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर। ये भी जनरली कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये कलरफुल होता है, ये रंगीन होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं लैंगिक जन्म के अंदर इनका क्या योगदान रहता है। तो लैंगिक जन्म के अंदर ये डायरेक्ट योगदान नहीं देते। ये परागण क्रिया के दौरान जो परागण के जो माध्यम हैं उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या है? परागण क्रिया के दौरान पराग माध्यमों को आकर्षित करना होता है। क्या होता है? परागण क्रिया के दौरान पराग माध्यम जो होते हैं, जैसे कीट है, जैसे क्या है? कीट, इनको क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं, पुष्प की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे परागण क्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुख्य चक्र के बारे में बात करते हैं। सहायक चक्र के बारे में बात कर ली थी, अब मुख्य चक्र के बारे में बात करते हैं। मुख्य चक्र, मुख्य चक्र के अंदर 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं पुमंग और दूसरा कहते हैं जायांग। एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। गाइनोइसियम। पुमंग जो होता है ये नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग। गाइनोसियम जो होता है ये क्या होता है? मादा जननांग। क्या होता है ये? मादा जननांग। अच्छा, नर जननांग होता है, नर जननांग ये किसका निर्माण करता है? नर युग्मकों का। किसका निर्माण करता है? नर युग्मकों का निर्माण करता है। और मादा जननांग में किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक। मादा
युग्मकों का निर्माण होता है, मादा युग्मकों का निर्माण। ठीक। पुमंग जो होता है, अगर हम बात करें पुमंग, एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है इसके अंदर? पुंकेसर। क्या पाया जाता है? पुंकेसर पाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्या बोलेंगे इनको? स्टेमन। एक पुमंग के अंदर जो एक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेमन कहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम जायांग की बात करें, जायांग, तो जायांग के अंदर क्या होता है? एक या एक से अधिक अंडक होते हैं। क्या पाया जाता है? अंडक होते हैं, कार्पल, CARPAL, कार्पल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायग्राम जो है इसको हम मिटा रहा हूँ। एक और ख़ास बात ये, यहाँ पर इनको डिटेल से हम अलग अलग पार्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पादप होता है उसमें लैंगिक जननांग जो होते हैं वो पुष्प कहलाते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है जो प्रो के से रूपांतरण से बनता है। जब पादप के अंदर जननिक वृद्धि शुरू होती है तो उस दौरान पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, जो कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर बीज और भ्रूण का निर्माण करते हैं और नए पादप में तब्दील होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पुष्प के मुख्य भाग। पुष्प के मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य भाग में हमने बात की थी पुमंग। पुमंग जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो होता है, एंड्रोसियम होता है वो पुंकेसरों से बना होता है। किससे बना होता है? पुंकेसरों से बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टेमन्स। क्या बोलेंगे? स्टेमन्स। अगर एक पुमंग की बात करें हम तो उस किससे निर्मित होता है वो? पुंकेसरों से। अब पुंकेसर की अगर इंडिविजुअल संरचना देखी जाए, उससे बाहर निकालकर इसकी संरचना को देखा जाए तो पुंकेसर कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार के दिखाई देते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के संरचना में 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो होता है हमारे पास परागकोश, जिसे बोलते हैं एंथर। एक होता है योजी, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। और नेक्स्ट जो लास्ट जो पार्ट होता है इसका, यानी कि जो इसको जोड़े रखता है, वो कहलाता है पूतंतु। पूतंतु, पूतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। तो एक ये पुंकेसर की संरचना है। किसकी संरचना है ये? पुंकेसर की संरचना है। ये एक स्टेमन की संरचना है। अब इस स्टेमन की संरचना में जो ये 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु, इसमें लैंगिक जनन की दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण संरचना है? वो महत्वपूर्ण संरचना है हमारे पास परागकोश। क्या है लैंगिक जनन की दृष्टि से? लैंगिक जनन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? परागकोश। परागकोश इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंथर। अगर हम एंथर की बात करें तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा रहा हूँ। एंथर जो होता है इस प्रकार की संरचना होती है, लगभग क्या है, ये 2 पालियों से निर्मित होती है। एक पाली से भी निर्मित हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्या है, 2 पाली से निर्मित होती है ये एंथर संरचना। ये एंथर है। एंथर, ये क्या है? पालियां, लोब्स। कितनी है? 2। कितनी पालियां हैं? 2। ठीक। अब ये जो पाली होती है, प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों से निर्मित होती है, 2 कोष्ठों में विभाजित होती है। कितने कोष्ठों में? 2 कोष्ठ, जिन्हें क्या कहते हैं? चैम्बर।
क्या बोलते हैं इनको? चैम्बर कोष्ठ बोलते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी होती है। प्रत्येक पाली कैसी होती है? द्विकोष्ठी। प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी होती है। प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी होती है। परागकोश में दो पालियां पाई जाती हैं। दो पालियां पाई जाती हैं। परागकोश में कितनी पालियां पाई जाती हैं? दो पालियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली कितने कोष्ठों से बनी होती है? दो कोष्ठों से बनी होती है। और प्रत्येक कोष्ठ लघु बीजाणु धानी क्या कहलाता है? लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या कहलाता है? लघु बीजाणु धानी। अब ये जो लघु बीजाणु धानी होती है, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु ये कहलाते हैं परागकण। क्या कहलाते हैं ये? परागकण, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स कहते हैं। लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है किसके अंदर? लघु बीजाणु धानी के अंदर। और जिन्हें क्या कहते हैं हम? परागकण कहते हैं। परागकण जो आगे चलकर किसका रूप कार्य करते हैं? नर युग्मक का निर्माण करते हैं, या नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और ये आगे चलकर विकसित होकर नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। नर युग्मोद्भिद बनाते हैं, जो कि किस में भाग लेते हैं? निषेचन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि प्रत्येक जो परागकोश होता है वो दो पालियों से निर्मित होता है। प्रत्येक पाली दो कोष्ठों से बनी होती है। और प्रत्येक कोष्ठ क्या कहलाती है? लघु बीजाणु धानी कहलाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परागकोश जो होता है उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं? परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं? 4। कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं? 4 पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें जो परागकोश होता है एक कोष्ठी होता है। मालवेसी जो कुल है, तो मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें परागकोश होता है। परागकोश कैसा होता है? एक कोष्ठी। कैसा होता है? एक कोष्ठी। अब जब एक कोष्ठी होगा तो लघु बीजाणु धानी कितनी पाई जाएंगी? 2 लघु बीजाणु धानी। कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाएंगी? 2। जनरली आवर्त बीजियों में जो लघु बीजाणु धानी होती है कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है। लेकिन मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें लघु बीजाणु धानी कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। बिकॉज परागकोश कितना होता है? द्विकोष्ठी। ठीक। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बात की। अगर इसको हम थोड़ा सा सेक्शन कटिंग करके देखें इस परागकोश की, ये जो परागकोश दिखाया था हमने अभी आपको, ऐसे सेक्शन कटिंग करके देखें इसकी, तो ये इस प्रकार दिखाई देता है हमारे पास। ये तो ये हमारे पास ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये क्या कहला रही हैं? लघु बीजाणु धानी कहला रही हैं। एक पाली है हमारे पास, ये पाली, इसके अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी पाई दिखाई दे रही हैं? 2। और दूसरी पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी दिखाई दे रही हैं? 2। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं? 4। 1 2 3 और 4। और इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। या क्या निर्माण होता है इनका? किसका निर्माण होता है इनके अंदर? परागकणों का निर्माण होता है, क्योंकि इनमें पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि इस लगातार समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती हैं? परागकणों का निर्माण करती हैं। जिस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर हम जनरली जो पुष्प है उसकी संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ नरजनांग के रूप में हमने नरजनांग के रूप में हमने यहाँ पर किसके बारे में बात की? पुमंग के बारे में बात की। पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसरों से निर्मित होता है।
पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। यहाँ योजी और पुतंतु जो संरचना पाई जा रही है, योजी का कोई भी जनन क्रिया में भाग नहीं होता है, नहीं पुतंतु का कोई जनन क्रिया में कार्य होता है, केवल परागकोश ही जनन क्रिया में भाग लेता है क्योंकि उसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा जननांग यानी कि जायांग। जायांग दूसरा पार्ट, मुख्य भाग जो था हमारे पास क्या था, जायांग था, गाइनोसियम था। क्या कहलाता है ये, मादा जननांग। एक या एक से अधिक अंडकों से निर्मित होता है, एक या एक से अधिक अंडकों से क्या होता है, ये निर्मित होता है। अंडकों के अंदर बीजांड, मादा युग्मोद्भिद संरचना का विकास होता है, मादा युग्मोद्भिद संरचना का विकास होता है। ये जो संरचना होती है ये निषेचन में भाग लेती है, निषेचन में भाग लेकर ये क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है, और भ्रूण से क्या बनता है, बीज बनता है, और बीज आगे चलकर क्या बनाता है, नया पादप बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बात करेंगे। पुष्प की सबसे आंतरिक भाग होता है, ये जनन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। इसके 3 पार्ट हैं। ये हमारे पास कहलाता है अंडाशय, ये हमारे पास कहलाता है वर्तिका, और लास्ट जो ऊपरी जो सिरा होता है थोड़ा फूला हुआ छिद्रित, ये कहलाता है हमारे पास वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। वर्तिका को स्टाइल और अंडाशय को ओवेरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवेरी। ओवेरी जो होती है अंडाशय होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड के अंदर पाया जाता है मादा युग्मोद्भिद। बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, मादा युग्मोद्भिद। इस प्रकार के समय यहाँ पर ये 3 पार्ट हैं जायांग के। या हम ये कह सकते हैं एक जो पार्ट होता है, एक जो यूनिट होती है इसकी, ये क्या कहलाती है हमारे पास, अंडक। क्या कहलाती है, अंडक। और अंडक को बोलते हैं कार्पल। तो हम ये जो संरचना दिखाई दे रही है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अंडक की संरचना, अंडक की संरचना है। ठीक है, अंडक की संरचना के अंदर हम बात करें तो 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है अंडाशय। दूसरा जो पार्ट होता है हमारे पास वो होता है वर्तिका, और तीसरा वर्तिकाग्र। ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जिस प्रकार हमने पुंकेसर के बाद में बात की थी, पुंकेसर के अंदर जो लैंगिक जनन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो परागकोश होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ जायांग के बारे में। जायांग यानी कि
अंडप के बारे में। तो यहाँ अंडप में हम बात करते हैं, जो लैंगिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो संरचना होती है वो कहती है अंडा से होती है, जिसे हम ओवेरी कहते हैं। बाकी ये वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं ये सहायक भाग होते हैं, जो कि निषेचन क्रिया में और नरयुग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं और उसमें सहायता करते हैं एक तरह से। इस प्रकार हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अंडाशय के जो अंदर जो यूनिट पाई जाती है उसे हम कहते हैं बीजांड। बीजांड कहते हैं, ओवुल कहते हैं, OULE ओवुल कहते हैं। और ओवुल जो होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? मादा युग्मोद्भिद का, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है, मादा युग्मोद्भिद का। और ये मादा युग्मोद्भिद ही आगे चलकर लैंगिक जनन में भाग लेती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस वीडियो को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बताएंगे हम आपको, और कंटिन्यूस रहिए, ठीक है। ओके।